नमस्कार दोस्त, उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज से मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें 2015 से लेकर 2023 तक पिछले सालों में जितने क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं उन सब का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे आराम से। सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चूँकि जल्दी ही आने वाला है 2024 का पेपर जो है पीसीएस का, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रहा हूँ वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी और कुछ जानकारी अच्छी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो 2023 का पहला क्वेश्चन पूछा गया था जो है वो है कथन ये है कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जो जनसंख्या नियंत्रण है वो आवश्यक है, और इसका कारण था जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलन बन सकता है। तो जाहिर सी बात है, जितनी ही जनसंख्या बढ़ती जाएगी उतना ही पर्यावरणीय स्रोतों पे आवश्यकता ज़्यादा लगेगी, उतने ही संसाधन हमें चाहिए होंगे, तो पर्यावरण की जो क्षति है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, इसलिए असंतुलन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। तो जिससे एक कथन है, दोनों सही हैं और एक दूसरे की जो है व्याख्या भी करते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी को छोड़ती है, तो सबको पता है डैम होते हैं, वो जल विभाजक है ना। तो जल विभाजक होते हैं, जल को इकट्ठा करते हैं और आवश्यकता अनुसार पानी जिस तरफ छोड़ना होता है छोड़ दिया जाता है, ताकि बाढ़ भी ना आ पाए और पानी का यूज कृषि क्षेत्रों में किया भी जा सके आसानी से। फिर आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो कौन सा एक जो कीट पक्षी पौधा होता है, मतलब जो मांसाहारी होता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें ये चारों ऑप्शन दिए गए थे, एक ये और ये। तो ये जो है ये मांसाहारी पौधा है। बाकी जो नीलुम्बो जो ऑप्शन दिया गया था वो एक जलीय पौधा है, और निक्टेन्थिस की बात करें तो ये पुष्पीय पौधा है, और निकोटियाना जो है ये शाकीय पौधा है, और निकोटियाना ये जो है तंबाकू का पौधा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ये है नेपेंथिस, तो ये मांसाहारी हो जाएगा। और भी इसके अलावा एक दो पौधे हैं जो कीट भक्षी होते हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रेप हो गया, और भी ऐसे एक दो आते हैं। फिर बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो पोषक स्तर बनते हैं, कैसे बनते हैं? खाद्य श्रृंखला में जीवों के समृद्ध होने से, संबद्ध मतलब एक दूसरे से जुड़े होने से। तो जाहिर सी बात है, जो उत्पादक होते हैं वो हरे पौधे हो गए, और इन पे कौन डिपेंड होता है? तो हरे पौधों पे शाकाहारी जैसे हम लोग हो गए, ये डिपेंड होते हैं, और मांसाहारी जो होते हैं वो शाकाहारियों पर डिपेंड होते हैं। ऐसे ही पोषण स्तर बनता जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, जैसे लिखा भी है यहाँ पे, प्रथम पोषण स्तर, सेकंड पोषण स्तर और तीसरा स्तर। तो प्रथम पोषण स्तर में जो हो जाएंगे हरे पौधे हो जाते हैं जो उत्पादन करते हैं उत्पादक, और दूसरे पोषण स्तर पे शाकाहारी हो जाएंगे। फिर तीसरे जो पोषण स्तर की बात करें तो उसमें द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे जो मांसाहारी होते हैं, और इसके आगे की बात करें तो सर्वाहारी हो जाते हैं जो शाकाहारी मांसाहारी हो सब कुछ खा लेते हैं। फिर बात करते हैं पाँचवें क्वेश्चन की। तो इसमें क्या पूछा गया था? जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान की खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, तो वहाँ पे एजोला हो जाएगा। और ऑप्शन में एक और दिया होगा एजोटोबैक्टर। तो एजोटोबैक्टर जो होता है वो धान की खेत के लिए होता है, धान नहीं गेहूं के लिए, सॉरी। और धान के लिए जो होता है ये एजोला होता है, और गेहूं के खेत के लिए जो होता है वो एजोटोबैक्टर होता है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। तो लोटिक पारिस्थितिक तंत्र जिसमें जल गतिशील रहता है, लोटिक तंत्र किसे कहते हैं? तो पहला नंबर तो ये ध्यान दे लें कि लोटिक तंत्र क्या होता है और लेंटिक तंत्र क्या होता है। तो जितने भी बॉडीज़ होती हैं जिनमें जल गतिशील होता है, चलता रहता है, स्थिर ना हो, वो लोटिक होते हैं। तो उनमें नदी हो जाएगा, क्रीक हो जाएगा, जलधाराएँ हो जाएंगी, चलती रहती हैं, समुद्र, नहर, ये सब। और लोटिक मतलब स्थिर पानी, जैसे गाँव में तालाब हो गया, कुआँ हो गया, ये। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था। आगे बात करें, सातवां क्वेश्चन जो था, जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है, ये पूछा गया। तो उसका ऑप्शन जो होगा प्राकृतिक आवास का विनाश। और ये क्वेश्चन एक इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली प्रत्येक वर्ष पूछा गया है। तो इसमें अन्य भी कारण होंगे, जैसे जैव विविधता नष्ट होने के, विदेशी प्रजाति का प्रवेश भी होगा, जैविक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, खंडन, आवास खंडन, प्राकृतिक प्रकोप, बीमारी। ऑप्शन तो ये सारे सही हैं, पर इसमें अगर प्रायोरिटी देने की बात करी जाएगी तो सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होगा, इसलिए ये आंसर हो गया। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो रियो शिखर सम्मेलन जो कि 1992 में होता है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था एजेंडा 21, जिसका कारण बिंदु था 21वीं सदी में सतत विकास, इसका मुख्य उद्देश्य ये था। फिर बात करते हैं अगले 9वें क्वेश्चन की। तो राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है,
सबको पता है इन सिटू संरक्षण से किया जाता है। इन सिटू मतलब जो जहाँ पे है वहीं पे रखना। जैसे जैसे बाघ वाघ हो गए, तो बाघों को चिड़ियाघर में अगर रखा जाएगा तो वो हो जाएगा एक्स सिटू, मतलब वहाँ से उठा के कहीं अदर क्षेत्र में ले जाया जाएगा। पर अगर उनको वहीं जैसे वो दुधवा नेशनल पार्क में पाए जा रहे हैं, तो उसके दुधवा नेशनल पार्क के चारों तरफ बाउंड्री करके उनको वहीं पे संरक्षित कर दिया जाता है, तो इसको कहते हैं इन सिटू संरक्षण। जैसे यहाँ पे लिखा भी है एक्स सिटू संरक्षण, इसमें जीन बैंक हो गए, बागवान हो गया, और अपनी तरफ से जो खेती होती की जाती हैं इस प्रकार की चीज़ें, ये एक्स सिटू में आती हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको बीओडी कहते हैं, किसका मानदंड है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्रदूषण की जांच की जाती है उसका मानक होता है। तो जितनी ही बीओडी बढ़ती जाएगी, बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड जल बॉडी में जो मांग होती जाएगी, उतना ही प्रदूषण ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो प्रदूषण बढ़ता जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इससे ये पता चलता है कि कौन सी जो पारिस्थितिक तंत्र है वो कितना प्रदूषित हो रहा है, या उसका लेवल कितना प्रदूषित कम है ज़्यादा है, मापा जाता है उससे, बीओडी से। और हालांकि बीओडी से भी अच्छा मापक जो होता है वो सीओडी होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया तो उसके हिसाब से ये आंसर है। फिर प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधन जो है न्यूनतम क्षरण हो, तो उसको सतत विकास कहते हैं, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसको बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दो जो हैं वो अधिनियम पूछे गए थे। तो जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है 1974 है, और वायु रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है वो 1981 में पारित किया गया था। तो ये तो रटने वाले क्वेश्चन, इनमें कुछ बताने की बात ही नहीं है। ये दोनों कुछ, ये तो खैर फिर से रिपीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जो कि विश्व वेटलैंड दिवस पूछा जा रहा है, तो जिसको आर्द्रभूमि दिवस भी कहते हैं, 2 फरवरी को मनाया जाता है। हालांकि आर्द्रभूमि दिवस सबसे पहले रामसर शहर में मनाया गया था, जो कि 1971 में मनाया गया था। तभी से ये विश्व वेटलैंड दिवस, और तभी से ये सम्मेलन जो है चालू किया गया है 1971 से, रामसर कन्वेंशन के माध्यम से। तो 2024 की थीम जो थी अभी की, तो ये थीम है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। ये हम लोगों को अभी याद रखनी है, क्योंकि 2023 में पूछी गई थी, तो 2023 की थीम पूछी गई थी, जिसका उद्देश्य था, जो थीम थी, निम्नीकृत आर्द्रभूमि को पुनर्जीवित करना। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में सम्मेलन जो हुआ था, पहली बार 1997 में रामसर सम्मेलन आयोजित किया गया था। हालांकि पहला सम्मेलन यहाँ पे हुआ था 2 फरवरी 1971 को, पर उसकी स्टार्टिंग की बात करें तो 1997 से होती है। फिर अगला क्वेश्चन था 14, तो कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, मतलब कौन सा प्रदूषक नहीं है और कौन सा प्रदूषक है। तो देखो, ये हैं जो कीटनाशक हो गए, कांच हो गए, प्लास्टिक, कृत्रिम रबड़, ई-अपशिष्ट, ये तो बहुत ज़्यादा प्रदूषक हैं, आपको पता है। और जो नहीं है वो ये ध्यान रखने वाले पॉइंट है, इसमें मलमूत्र हो गया, गोबर खाद हो गया, घरेलू अपशिष्ट हो गया, बायोडिग्रेडेबल, ऐसे चीज़ जो मतलब जिनको डिग्रेड किया जा सकता है, वो जो है वो प्रदूषक नहीं होते हैं। फिर अब बात करते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे 2023 में जो है 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्वायरमेंट से। आगे 2022 की बात करें तो 2020 और 15 क्वेश्चन का इन्वायरमेंट से 14-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें 12 से 13 क्वेश्चन आराम से सही किए जा सकते हैं। और भी ये भी देख लेना कि कितने क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं। मोस्टली कम से कम 30% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इनको घटना चक्र अच्छे से देख लेंगे 1 से 2 बार, तो कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो देखते हैं फिर अगले 2022 की। इसका पहला क्वेश्चन जो था, उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पूछा गया था कि कौन सी अभयारण्य की स्थापना वर्ष कौन सा था। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि चंदौली उत्तर प्रदेश में है, तो ये 1957 में स्थापित किया गया था। फिर किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य 1972 में स्थापित हुआ। कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य ये 1975, और फिर चंबल वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो जो कि 1979 में स्थापित किया गया था। फिर बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो इसको छाता विधान भी कहते हैं, जो कि 1986 में स्थापना किया गया। चूँकि छाता विधान मतलब इसके अंतर्गत सारे जो विधान हैं उनके ऊपर इसको वरीयता दी गई थी, और इसके अंदर बहुत सारे सम्मेलन आते हैं जो वन्यजीवों को संरक्षण प्रदान करते हैं। यहाँ पे लिखा है ना वन्यजीव संरक्षण, तो संरक्षण प्रदान करते हैं, इसलिए इसको छाता की जो है वो संकल्पना दी गई है। इसके नीचे सारे सबको संरक्षण दिया जाता है। फिर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो लिखा है डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन, जिसको DDT कहते हैं। तो ये क्या है? तो ये एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, मतलब ये इसको डिग्रेड करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं होता है। तो ये लिखा है ना नो विघटन।
अन्य उदाहरण की बात करें इसी से संबंधित, तो मरकरी हो गया, लेड हो गया, आर्सेनिक, ये भी डिग्रेड नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है काबुल लामजाओ, जो लोकटक झील के ऊपर तैरता रहता है, तो ये विश्व में प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें 5वें नंबर, एक मिनट, तो 5वें नंबर क्वेश्चन जो है ये कहता है बायोमास ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो बायोमास ऊर्जा के स्रोत जो हैं लकड़ी हो गए, कोयला, गोबर, ईंधन, ये सब प्रकार के हो गए। जबकि परमाणु ऊर्जा जो है ये मतलब 4 ऑप्शन ये 3 और ये दिया था, तो परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस जो है इसके संघटक कौन कौन से हैं। तो इसमें जलवाष्प हो गया, ये ग्रीन हाउस को बढ़ावा देता है, CO2 हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC। तो इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक बात करें तो एक तो CFC हो जाएगा, फिर मीथेन। CO2 हालांकि खतरनाक कम है, पर इसकी मात्रा जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक वर्तमान में माना जा रहा है। क्योंकि देखें तो CO2 की अपेक्षा 300 गुना खतरनाक है मीथेन, पर मीथेन की मात्रा कम है और CO2 की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा वरीयता इसको दी जा रही है। फिर बात करते हैं 1985 में गंगा एक्शन प्लान जो 1985 में लाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना था, तो ये इसका उद्देश्य था। 1985 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गंगा एक्शन प्लान जो है स्टार्ट किया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, मतलब इसमें कौन कौन सा संगठन होता है। तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ओजोन होता है, पैन होता है, मतलब पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। और फिर ये बात करते हैं स्मोक एवं फाग, जो प्रकाश रासायनिक धुंध होता है किसके किसके मिलने से मिलता है। तो एक तो स्मोक हो जाएगा और दूसरा फॉग, इन दोनों के मिलने से ही जो बनता है। पैन का मतलब होता है पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण हेतु खतरा पैदा करता है कौन, यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस क्यों खतरा पैदा करते हैं, इसलिए कि ये सबसे ज़्यादा पानी को प्रयोग करता है, तो इसकी वजह से मतलब पूरा क्षेत्र सूखे से ग्रसित हो जाता है जहाँ जहाँ पे यूकेलिप्टस की जो है बागें लगी होती हैं। फिर बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, तो पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा तप्त होता है। तो लो वेव रेडिएशन, मतलब जो ये है सूर्य, देखो मान लो ये सूर्य है, ठीक है, और ये अपनी पृथ्वी है, तो यहाँ से जो किरणें आती हैं तो ये होती हैं शॉर्ट वेव रेडियोस, तब ये लघु तरंग दैर्ध्य होती हैं। पर जब ये फिर ये मान लो वो अपना वायुमंडल है, तो पृथ्वी जो गर्म होती है फिर अपनी हीट को जो है ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में जो है बाहर निकालती है। तो इस प्रकार पृथ्वी का जो वायुमंडल गर्म होता है, ये जो गर्म होता है इनकी वजह से गर्म होता है दीर्घ तरंग, मतलब पृथ्वी के द्वारा जो विक्षेपित की जाती हैं दीर्घ तरंग विकिरण, इनके द्वारा गर्म होता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है। तो ये कोचीन केरला का हो जाएगा, 2015 में स्थापित किया गया। फिर बात करते हैं ISFR मतलब इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिजर्व रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार जो है वनावरण में वृद्धि दर्शाने वाले क्रमशः स्टेट की बात की गई थी। तो इसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश आता है, फिर तेलंगाना और फिर उड़ीसा। अगर किलोमीटर की बात करें तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में 647 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, तेलंगाना में 632 और उड़ीसा में जो है 537 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि दर्ज की गई है। फिर बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में। लिम्नेटिक क्षेत्र वो होता है जो तट से लगा हुआ होता है और उसमें प्रकाश की जो 200 मीटर की रेंज होती है गहराई, वहाँ तक को लिम्नेटिक क्षेत्र माना जाता है, जिसमें पानी का खुला हुआ क्षेत्र भी होता है और वहाँ सूर्य की रोशनी होती है पहुँच जाती है, इसलिए अच्छे से वहाँ पे मतलब जो है जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वहाँ पे जो है पादप प्लवक भी पनपते हैं, ये सब होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक की अधिकता होती है, तो सही बात है। और लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, ये भी सही है, इसलिए एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, दोनों सही भी हैं। अगले क्वेश्चन 14 नंबर की बात करें तो पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक प्रजाति का एक अपना एक नीचे होता है, जिसको निके भी बोलते हैं, या उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिक तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन करता है। हाँ, ये दोनों सही हैं। यहाँ पे यह कहने का मतलब है कि जो प्राणी होते हैं उनका हर एक प्राणी का जो निकेत होता है वो अलग होता है, तो बिल्कुल सही है, दोनों का सबका अलग अलग होता है
और सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं, सबका अलग अलग सिस्टम होता है। अगर हमको किसी प्राणी के बारे में पूरी विख्यात जानकारी लेनी है तो हमको सबसे पहले उसके निकेत को मतलब समझना पड़ेगा कि उसका प्रजनन का सिस्टम क्या है, वो कहाँ पर निवास करते हैं, किस एरिया में, और कैसे, उनकी आदतें क्या हैं, ये चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। फिर अगला बात करें तो 15 नंबर में जो है वन्य जीव अभयारण्य पूछे गए थे और उनका राज्य पूछा गया था। तो मानस वन्य जैव आरक्षित क्षेत्र जो है, आरक्षित क्षेत्र ये है असम का, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड और पंचमढ़ी जो कि एमपी में है। फिर आगे बात करते हैं 2021 में, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी 15 क्वेश्चन, मतलब एवरेज 15 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आते ही हैं। कभी कभी ज़्यादा एक दो, कभी कभी एक दो कम हो सकते हैं, पर एवरेज 15 मान सकते हैं। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो विश्व ओजोन दिवस जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसी दिन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस से सुरक्षा के लिए, इसीलिए 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 2023 की इसकी थीम जो है ओजोन परत को ठीक करना एवं जलवायु परिवर्तन कम करना, ये इसकी थीम है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये 2024 की थीम देख लेना आप लोग, जो कि इम्पोर्टेंस हो सकती है। फिर बात करते हैं कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो है ये कब आई थी, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। तो यहाँ पे इसको मतलब मान्यता दी गई थी कार्बन क्रेडिट कार्ड को, जो कि यह प्रोटोकॉल बाध्यकारी था कि वो जो क्या बोलते हैं जी कार्बन, जितना ही कार्बन उत्सर्जन करोगे उसको कम करने के लिए जो है क्रेडिट की व्यवस्था करी गई थी कि जो मतलब जो देश या राज्य कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं तो वो अपना कार्बन उत्सर्जन किसी के नाम बेच के उससे पैसे इकट्ठा करके या पैसे प्राप्त कर अपने देश की जो ग्रीन पर्यावरण को और बढ़ावा दे सकते हैं। तो इससे पर्यावरण को अच्छा मतलब पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन 3 नंबर जो है, इसका कथन है पारिस्थितिक तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जाहिर सी बात है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है। जितना ही उसके संसाधनों का यूज करोगे, दोहन करोगे, उतना ही कम होंगे और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जाएगा। तो दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 2050 के लिए नेट जीरो का लक्ष्य के संदर्भ में कथन। ग्लोबल वार्मिंग को 2050 तक 1.5 डिग्री सी वृद्धि तक सीमित करना है, बिल्कुल सही बात है। फिर किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से GHG उत्सर्जन के निराकरण एवं अवशोषण से होगी, ये भी सही है। इसमें कहने का मतलब है कि 2000 मतलब जो क्षतिपूर्ति का बात है कि 2000 जो अपना लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचने के बाद जितना उत्सर्जन हम करेंगे उसको सोर्सों के द्वारा उतना ही फिर से अवशोषित कर लिया जाएगा, मतलब पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, बहुत कम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है फ्लाई ऐश प्रदूषक होता है ये ताप विद्युत संयंत्रों से। तो ताप विद्युत जो संयंत्र होते हैं वहाँ से फ्लाई ऐश निकलता है। हालांकि इसके कुछ अच्छे भी कार्य हैं फ्लाई ऐश के। इससे कृषि क्षेत्रों में कुछ भूमियाँ होती हैं जो खराब हो जाती हैं, तो वहाँ फ्लाई ऐश का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, जो कि उत्पादकता को भी बढ़ाती है। और फ्लाई ऐश के अन्य उपयोग हो सकते हैं, और जैसे कोयला एवं लिग्नाइट आधारित स्रोत संयंत्रों से भी फ्लाई ऐश निकलती है। और फ्लाई ऐश की ईंटें बना दी जाती हैं जो कि बहुत ही हल्की होती हैं और मजबूत भी काफ़ी होती हैं, तो इसका प्रयोग भी किया जा रहा है हाल ही में। फिर अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है, तो धूल के कण। प्रसार का कारण मतलब प्रकीर्णन की बात कर रहा है, तो धूल के कण। इसीलिए हमको देखो ना, आकाश पृथ्वी से देखने पर नीला दिखता है, पर बाहर जाएंगे तो वायुमंडल के बाहर जाने पर काला दिखता है। तो ये क्या धूल कणों के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसलिए ऐसा होता है। फिर आगे बात करते हैं, फिर से यहाँ पे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पूछा है और उसके राज्य पूछा है। तो सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उड़ीसा हो जाएगा। पंचमढ़ी ये देखो रिपीट हुआ है डायरेक्ट, अगर अभी इसके पहले वाले में पूछा था, इसमें फिर से पूछ लिया। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। नंदा देवी भी पूछा उत्तराखंड। नौकरेक मेघालय। फिर 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एक अनवीनीकृत मतलब ऊर्जा स्रोत। तो अनवीनीकृत कौन सा स्रोत ऊर्जा स्रोत होते हैं, ऐसे ऊर्जा स्रोत मतलब जिनका ज़्यादा दोहन हो जाने पर खत्म हो जाते हैं या उनको दोबारा बनाया नहीं जा सकता अपने आप, तो वो होते हैं अनवीनीकृत या गैर नवीकरणीय। तो उसमें पेट्रोलियम हो जाता है, कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब। और नवीकरणीय मतलब जो जिनका कितना भी दोहन करो पर वो खत्म होने वाले नहीं है। जैसे सौर ऊर्जा होगा, कितना भी यूज कर लें हम, सोलर पैनल लगा के खत्म थोड़ी होने वाला है इतनी जल्दी। और फिर भूतापीय ऊर्जा जो कि भूमि से प्राप्त होती है, उसकी गर्मी से, हीट से। फिर बायोमास हो गया आदि। आगे की बात करें 9वें क्वेश्चन, तो रिंगल मेन स्केल जो है ये किस काम आती है, तो ये घनत्व मापने के लिए, धुएं का जो घनत्व होता है उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर इको मार्क, इको मतलब इको से साफ साफ दिख रहा है, इको मतलब इकोलॉजी,
तो इसका प्रतीक क्या होता है? पर्यावरण हेतु सुरक्षित सामग्री पर, मतलब जहाँ पे इको मार्क का लेबल लगा होता है तो उसका मतलब होता है कि ये पर्यावरण सहयोगी चीज़ है या पर्यावरण इको फ्रेंडली है, मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है, तो एनडीएमए का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? तो पीएम होता है। फिर अब आते हैं 2020 के क्वेश्चन पे, तो यहाँ भी देख लीजिए 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हालांकि यहाँ पे कम है थोड़ा सा। फिर बात करते हैं 2020 की, तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब स्टार्ट किया? तो किया गया मतलब 10 जनवरी 2019 को स्टार्ट किया गया, जो कि किसके माध्यम से? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत। 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक इसका उद्देश्य क्या था? PM 2.5 और PM 10 को 20 से 30% कम करना, मतलब पर्टिकुलेट मैटर जो है इसको 2.5 और PM 10 को जो है 30%, तो PM 2.5 को 20% और PM 10 को जो है 30% कम करना है। कब तक? 2024 तक। फिर अब इनका जो लक्ष्य है ये मतलब अपना लक्ष्य पा लिया गया था, इसलिए अब 2025 तक इसका लक्ष्य जो है 40% कम करना है दोनों को, ये अपना लक्ष्य बढ़ा दिया गया था पूर्ण कर लेने के बाद। तो दूसरा क्वेश्चन है, 1987 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पर्यावरण संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुति के बाद धारणीय विकास पर चर्चा हुई, इसका प्रतिवेदन क्या था? तो इसका प्रतिवेदन या इसकी जो थीम थी या इसका जो नारा था वो था हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर, जो कि 1987 की बात है। इसको 1987 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। फिर साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक 1962 में किसने लिखी है? तो रेचल कार्सन लेखक ने लिखी है, तो इसमें कुछ समझाने की बात ही नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन जो कि कहाँ से संबंधित है? तो ये है होशंगाबाद MP से संबंधित है। आयोग ने इसको दरभंगा सही माना है, हालांकि इसका सही आंसर जो है ये होशंगाबाद MP होगा, पर आयोग ने दरभंगा बिहार को आंसर मान लिया है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो झीलें हैं और उनका स्टेट पूछा गया है, तो साला झील अरुणाचल प्रदेश में है, बड़खल झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर, ये देखो ये भी फिर से रिपीट कर दिया, अभी यहीं से पूछा गया था क्वेश्चन ऊपर। फिर कालवेली झील तमिलनाडु में है। फिर अगला क्वेश्चन है, वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? वही क्वेश्चन है, विलुप्तीकरण का मुख्य कारण क्या है या जैव विविधता कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण ये है, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगना, वन्य जीव प्राणियों का अवैध व्यापार और प्राकृतिक आपदाएं, ये सारे होंगे। हालांकि मुख्य पूछेगा अगर तो ये पूछा जाएगा, ये होगा। फिर यहाँ पे देखो राष्ट्रीय उद्यान और राज्य पूछा है, इंद्रावती छत्तीसगढ़, मोल्यम गोवा, महावीर राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहते हैं। फिर कालेसर वन्य राष्ट्रीय उद्यान जो है हरियाणा में, फिर बेतला नेशनल पार्क झारखंड। मैंने एक वीडियो शॉर्ट में बनाई है, लगभग 5-6 मिनट की है, और प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं। वो एक वीडियो देखने के बाद भारत में जितने भी नेशनल पार्क हैं सारे एक वीडियो में कवर हो जाएंगे, कवर क्या रट जाएंगे आप लोगों को, बस एक बार वो वीडियो देख लीजिए, अगर आप लोगों को ना पता हो तो देख सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं यूट्रिफिकेशन की, जिसको सुपोषण कहते हैं। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ यूट्रिफिकेशन क्या होता है। तो यूट्रिफिकेशन होता है मतलब मान लो ये झील है कोई या कोई भी बॉडी वाटर बॉडी है, तो उसमें ऐसे पदार्थों का मिलना जिससे इसकी पोषकता जो है बढ़ जाए। मान लो इसमें नाइट्रोजन के घुलित पदार्थ आ गए, या कोई सेडिमेंट्स आ रहे हैं, या कोई फास्फोरसी पदार्थ आ रहे हैं, जिसके कारण इसमें जो ब्लूम वो होती है, क्या बोलते हैं, काई टाइप में, तो इसका जो है काई हो गई या कुछ भी जो थोड़े छोटे काई टाइप में होते हैं, तो उनका जो आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश भी नीचे नहीं जा पाता है झील के नीचे, और एयर की भी कमी हो जाती है, जिसको O2 बोलते हैं, ऑक्सीजन। तो नीचे के जो जानवर या जैव विविधता होती है वो हो जाती है ख़त्म, इसलिए इसी को कहते हैं एल्गल ब्लूम नहीं, इसको भी यूट्रिफिकेशन भी बोलते हैं, और यूट्रिफिकेशन के ही कारण जो है एल्गल ब्लूम की परिघटना भी एक दूसरे से पूरी तरह से संबंधित है। फिर बात करते हैं यूट्रोफिकेशन के संबंध कथन, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, जाहिर सी बात कम कर देता है। जब यूट्रिफिकेशन बढ़ जाएगा तो पोषक तत्वों की मात्रा, तो वहाँ पे जो है ऊपर से ऑक्सीजन नीचे जा नहीं पाएगी परत बनने के कारण, तो नीचे की ऑक्सीजन में कमी आ जाएगी। या जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, जाहिर सी बात है पोषक तत्वों की बढ़ जाते हैं आवश्यकता से ज़्यादा। फिर पोषक तत्व बढ़ने से शैवाल बढ़ेगी, जिससे प्रकाश की मात्रा नीचे जा नहीं पाएगी और जीवों की मृत्यु हो जाएगी। अभी यही बात मैंने बताई है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये तो वही हो गया सेम। फिर बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें कालक्रम
की बात की गई है, जो है मतलब कौन सा इसमें परियोजनाएं दे दी गई थी, प्रोजेक्ट और ईयर पूछा गया था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, जो कि मुख्य मुख्य है। फिर प्रोजेक्ट टाइगर 1993, प्रोजेक्ट हाथी 1992 और जैव विविधता अधिनियम 2002, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं, हालांकि मैंने इसके लिए भी एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाई। जितनी भी परियोजनाएं हैं और जितने संरक्षण प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सारे एक ही वीडियो में कवर हैं। वो प्लेलिस्ट वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं जाके चैनल पे। फिर बात करते हैं, हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान क्या होता है। मतलब कहना क्वेश्चन है कि अगर ग्रीन हाउस प्रभाव जो इफेक्ट है ये पृथ्वी पर नहीं होता तो इसका एवरेज टेम्परेचर एक्चुअल में क्या होता, तो वो होता -18°C। इस और जो कि ठंडी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट है पृथ्वी के लिए, वो लाभदायक है, इसलिए हमारी पृथ्वी का औसत टेम्परेचर वर्तमान में 15°C बना हुआ है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन 11 नंबर की। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है, तो जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। जैविक घटक से अजैविक और अजैविक, ये चक्र हमेशा चलता रहता है। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित से स्थान पर बदलता है उसको क्या कहते हैं, उसको सिरे कहते हैं। सियर या सिरे या क्रमक, क्रम मतलब एक के बाद एक बढ़ता रहता है। हालांकि ये केवल एक टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये एक पूरा अच्छा खासा और महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि मैं अभी इन्वायरमेंट की सीरीज चलाऊँगा, उसमें बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड जो कि बात करूँगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। हालांकि यहाँ भी इतना टाइम नहीं है कि पूरा बताया जा सके। तो आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पोषकीय पर्यटन सस्टेनेबल टूरिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखना तथा पर्यावरण प्रबंधन को बनाए रखना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, कौन कौन प्राकृतिक रूप से वायु में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये GHG गैस नहीं है। फिर बात करते हैं अगली, समान रूप से जो है पर्यावरण का, हालांकि यहाँ पे ये देख लेना, यहाँ पे N2O जरूर होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होगा प्लस NO2 नहीं होगा। तो यहाँ पे सामान्य रूप से पर्यावरण का वर्गीकरण क्या है, 3 चीज़ों में, एक तो जैविक पर्यावरण, अजैविक और सांस्कृतिक, इसमें ये तीनों के मेल से बना हुआ है। फिर बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, मतलब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो इसके क्या परिणाम होंगे, इससे क्या नुकसान और क्या फायदे होंगे। तो इसमें बहुत सारे नुकसान है इससे। एक तो हो जाए समुद्री जल में वृद्धि हो जाएगी, जल संकट एवं तनाव हो जाएगा, हिमनद का पिघलना, कठोर मौसमी घटनाएं, बीमारियों का फैलना, तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव, प्रवाल भित्ति का वृंजन होगा, ये सारी घटनाएं हो जाएंगी। क्योंकि समुद्र जब समुद्र की जो हिमनद है, हिमनद पिघलेंगे तो नदियों में बाढ़ आएगी, नदियों में आवश्यकता से पानी होगा, तो कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी। और बाढ़ आ जाने के बाद जब पिघल जाएंगे सारे हिमनद, फिर इसके बाद नदियों में जल तो आएगा नहीं, फिर सूखे की परिघटना बन जाएगी, तो सूखे की स्थिति बन जाएगी। और जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा वहाँ मच्छर आदि बनेंगे, तो बीमारियों को फैलेंगी, प्रवाल भित्तियाँ भी नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि इनके लिए एक इस लिमिट तक जो है लवणता की आवश्यकता होती है। जैसे तो लवणता की आवश्यकता नहीं होती तो उसमें ज़्यादा पानी मिल जाएगा तो भी उनका संतुलन बिगड़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से भी ये नष्ट हो जाएंगी आदि। फिर अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो बेनेट ने किया था। किसने, बेनेट ने। फिर घटनाओं का कालक्रम, यहाँ पे कुछ घटनाएं दी गई, फिर इनका कालक्रम पूछा गया है। तो द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट जो है 1972 में आती है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो कि अभी हमने पढ़ा भी था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 1987 हो जाएगा। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, इसका प्रवर्तन कब किया गया था, तो 1989 में। हालांकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था, फिर इसको लागू किया गया था 1989 में, जो कि बाध्यकारी है। ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है ये, और ये बाध्यकारी है, मैंडेट। फिर रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 19 नंबर। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का विस्तार जो है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 3 स्टेट्स में है। कौन कौन सी, MP हो जाएगा प्लस राजस्थान हो जाएगा प्लस UP हो जाएगा। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1979 मतलब 1979 में जो हुआ था। फिर बात कर, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन देख सकते हैं 20-19 क्वेश्चन, कितने ज़्यादा क्वेश्चन, इसको छोड़ सकते ही नहीं है इस टॉपिक को। फिर अगले की बात करें तो फिर 2019 की बात करें। 2019 में पहला क्वेश्चन था, इकोसिस्टम के संबंध में मुख्य कथन कौन सा सत्य है। तो इसमें जो दिया था उसमें उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। ये देखो, इकोसिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसमें दिया गया था, मतलब ये दिया गया था कि कौन से इम्पोर्टेंट सबसे कौन सा है। तो उत्पादक, जाहिर सी बात है, अगर उत्पादक ही नहीं होगा तो उपभोक्ता का कोई मतलब महत्व नहीं होगा, जाहिर सी बात है। फिर बात करते हैं उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता,
द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इसमें कहने का मतलब है कि संख्या या जो है मान है सबसे ज़्यादा उत्पादक का होगा, तभी तो उपभोक्ता तक पहुँचेंगे। मान लो उपभोक्ता की आवश्यकता मान लो उपभोक्ता की संख्या उत्पादक से कम हो जाएगी तो जल्दी ही सबको खा लेंगे, और जब उनको खा लेंगे फिर उनके लिए खाने को कुछ बचेगा नहीं, तो वो भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो है ये है हरे पौधे, फिर बकरी खरगोश मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, फिर ऐसे ही ये सीरीज चलती रहती है। फिर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक। ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम से पूछा गया है। एक तो पीसीएस हो गया, एक बार यूपीएससी में भी पूछा गया है, और आरओ में भी, बिहार पीसीएस और राजस्थान आईएएस, मतलब आरएएस राजस्थान पीसीएस, सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो कि किस कारणवश होता है, तो तीव्र नगरीकरण, औद्योगिक क्रांति, संसाधनों का आवश्यकता से ज़्यादा दोहन, इस कारण। फिर सत्य कथन, 0 से 90 डिग्री की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी आती है। सही बात है, क्योंकि इधर से इधर जाएंगे तो तापमान भी घटेगा, और तापमान घटेगा तो जैव विविधता भी घटेगी। फिर विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षा में पाई जाती है, ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जीवों को आश्रय देते हैं, ये भी सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में टेम्परेचर बना रहता है और वहाँ पे बारिश भी टाइम टू टाइम होती रहती है, इसलिए वहाँ पे जैव विविधता अधिक रहती है। फिर चौथा क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक क्या हैं, तो लाइकेंस। लाइकेंस जो है ये जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा वहाँ पे जैव विविधता उतनी ही कम होगी, और लाइकेंस की संख्या भी उतनी ही कम हो जाएगी। इस प्रकार ये एक सूचक होते हैं। फिर ये पेड़ों के तनों, दीवारों, चट्टानों, मृदा आदि पर पाए जाते हैं। बात करते हैं धान के खेत में कौन सी गैस पाई जाती है, CH4। दलदली क्षेत्रों में जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में CH4 पाया जाता है, मीथेन। अन्य स्रोतों की बात करें तो पशुओं की जुगाली, कोयला खनन, तेल, प्राकृतिक गैस खनन आदि क्षेत्रों में। ये क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन पीसीएस में तो पूछा ही गया है, आईएएस में 2 बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। यूपीएससी में एक बार में ये ऑप्शन दिया गया था और दूसरी बार में धान के खेत वाला सेम ये दिया गया था। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये बात है कि वायु में CH4 का जो परसेंटेज होता है वो 0.0017 होता है, और ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है, 20% योगदान होता है इसका। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा पर्यावरण कुजनेट्सवर्ग वक्र, जो पर्यावरण क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य जो है संबंध को दर्शाता है। इस वक्र का आकार कैसा होता है, उल्टा आकार होता है, उल्टा यू आकार के। तो यू आकार ये होता है, तो इसका उल्टा आकार क्या हो जाएगा, ये। फिर अल्बिडो की बात करते हैं। तो अल्बिडो के सबसे पहले हम ये बता देते हैं आप लोगों को अल्बिडो होता क्या है। तो अल्बिडो मान लो ये है पृथ्वी और ये सूर्य है, तो सूर्य से आने वाली किरणों का जितना भाग पृथ्वी से टकराकर वापस लौट जाता है, मान लो यहाँ से 100% आ रहा है और यहाँ पर 25% मान लो वापस चला गया, तो ये 25% जो है ये अल्बिडो होगा। तो जो जाने वाली वापस मात्रा होती है इसी को अल्बिडो कहते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, अल्बिडो संबंधित है, एक मिनट, हाँ, तो अल्बिडो किससे संबंधित है, वापसी शक्ति या परावर्तन से, जाहिर सी बात है। इसका मान चिकनी सतह पे सबसे ज़्यादा, और फिर हल्के रंग, जितने ही हल्के रंग होंगे उस पर उतनी ज़्यादा होगी। अब मान लो बर्फ़ ले लीजिए, ये बर्फ़ है तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर रेत का होगा। इस प्रकार सीक्वेंस भी एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा भी है। फिर यहाँ पे कुछ दिए गए हैं सम्मेलन और उनका उद्देश्य या उनसे संबंधित क्षेत्र। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जो है जैविक प्रदूषक हैं POPs उनसे संबंधित है। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन संरक्षण से संबंधित है, जो कि 1987 में हुआ था। अगले की बात करें क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। फिर अगले की बात करें क्वेश्चन नंबर 9, तो गहरी कार्बन वेधशाला जो है DCO के संबंध में सत्य कथन। तो यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए, जाहिर सी बात है, सही है। फिर यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन है, ये भी सही है। यह 1000 से अधिक वैज्ञानिकों का 10 वर्षीय वैश्विक सहयोग है, ये भी सही है। तो इसके जितने ऑप्शन दिए रहे थे ये सारे सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है कथन निष्कर्ष का। तो कथन क्या है, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की जो प्रजातियां होती हैं सर्वाधिक संख्या में होती हैं, बिल्कुल सही बात है। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती क्योंकि तितलियां अनियतापी होती, कोल्ड ब्लडेड, बिल्कुल सही बात है। मान लो हम लोग वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब गर्मतापी वाले, गर्म खून वाले, तो हम लोग ठंडे टेम्परेचर में जाएंगे तो वहाँ भी अनुकूल उसके व्यवहार कर सकते हैं और गर्म क्षेत्रों में तो रह ही सकते हैं। पर जो तितलियाँ होती हैं ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं, तो ये
ये ज़्यादा ठंडे क्षेत्रों में नहीं रह पाएंगी, तुरंत ही खत्म हो जाएंगी, इसलिए ज़्यादातर उष्ण क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा घटती है, इसको 10% या लिंडमैन नियम भी कहते हैं। तो ऊर्जा सदैव एक दिशीय विमान होता है, मतलब ऊर्जा जाहिर सी बात है उत्पादक से उपभोक्ता, फिर ऐसे ही क्रम चलता रहता है, फिर वापस उसमें से इसमें नहीं आ सकता है, तो ये उत्पादक से ऊपर तक चलता है। तो इस मान लो उत्पादक से इसमें प्राथमिक उपभोक्ता में अगर ऊर्जा जाएगी तो 10% केवल जाएगी, बाकी सब नष्ट हो जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं 10% का नियम। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर, कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो नीला हरा शैवाल, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, तथा साइनोबैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन निर्धारण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, जो कि धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये देखो धुआं स्मॉग, अभी पूछा गया था फिर से पूछा गया है। स्मॉग या धुआं आवश्यक रूप से वायु में किसकी उपस्थिति है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स। आगे बात करते हैं प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, जो शब्द सबसे पहले किसके इससे बना है? तो ये फॉग और स्मोक से बना हुआ है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो वैश्विक 50-100 मतलब वैश्विक 500 पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेप के द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, मतलब पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जो है सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट हो जाएगा, पश्चिमी घाट, जो कि एक हॉटस्पॉट क्षेत्र में भी आता है। तो भारत में जो है, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र पाए जाते हैं। नंबर 1 हिमालय क्षेत्र, फिर पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। तो ये सबसे ज़्यादा, ये हिमालय में भी पश्चिमी हिमालय ना होकर पूर्वी हिमालय है। सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था कौन सी है? नीति आयोग। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन, तो यहाँ भी देख सकते हैं 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 2018 में, तो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये किस लिए, किसकी सुरक्षा के लिए, मतलब कौन से उसके लिए दिया गया है? तो हो जाएगा हंगुल या कश्मीरी स्टैग, इसके संरक्षण के लिए दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। जो है 2 नंबर, इसमें भी राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान है पूछे गए हैं। और फिर पूछा गया कौन से स्टेट में, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, ये भी दूसरी बार पूछा गया है, रिपीटेड। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरला, सिमलीपाल उड़ीसा। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है कोपेन के अनुसार। कोपेन ने जो है, इन्होंने वनस्पति के अनुसार जलवायु का सबसे सटीक जो है सूचक बताया है। फिर चौथा क्वेश्चन है, ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ पे पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर और क्षोभ मंडल, मान लो ये समताप मंडल की परत है और ये वो क्षोभ मंडल की, तो यहाँ पे केवल 10% पाई जाती है और यहाँ पे 90% पाई जाती है समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर। और जो क्षोभ मंडल में पाई जाती है 10%, ये नुकसानदायक होती है, क्योंकि ये जो धरातलीय ओजोन पाई जाती है ये नुकसानदायक होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम पैदा करती है। पर जो स्ट्रेटोस्फीयर वाली होती है वो हमारी रक्षा करती है, ये किससे? यूवी रेस से। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो महासागरीय तंत्र होता है, क्योंकि इसके रासायनिक संरचना में लवणता पाई जाती है, साथ ही प्रकाश, तापमान, घुलित ऑक्सीजन जो आदि से अप्रभावित रहती है। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, वैश्विक ऊष्मन के परिणाम स्वरूप जो है किसकी बारंबारता बढ़ जाती है? तो अभी सेम क्वेश्चन अभी जो पूछा था ग्लोबल वार्मिंग, वही पूछा गया है। इससे चक्रवात की तूफान, बवंडर, ग्लेशियर पिघलना, समुद्री जल, बाढ़, सूखा आदि घटनाएं घटित होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया था, इन सिटू से संबंधित चीज़ें अब फिर पूछ लिया गया। तो इन सिटू मतलब आंतरिक संरचना, या मतलब सेम जगह पे उनको कंजर्वेट करना, संरक्षित करना, इन सिटू कहलाता है, सेम जगह पे। इसमें हो गया जैव मंडलागार, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये चीज़ें आती हैं। अगर एक्स सिटू की बात करें, अन्य स्थान पर अन्यत्र संरक्षण, इसमें वनस्पति उद्यान हो गए जो कि अपने आप बनाए जाते हैं कृत्रिम रूप से, चिड़ियाघर हो गए, जीन बैंक हो गए, डीएनए बैंक आदि। अगले क्वेश्चन की बात करें तो द्वितीयक प्रदूषक कौन से होते हैं? साफ मैं बता देता हूँ। नॉर्मली द्वितीयक वो प्रदूषक वो होते हैं जो नॉर्मली पर्याप्त, जैसे मान लो कोई अन्य पदार्थ है और इसके साथ मिलके जब क्रिया करके कोई दूसरा पदार्थ बना ले, फिर वो जो प्रदूषक का कार्य करता है वो दूसरा, इसको कहते हैं द्वितीयक प्रदूषक। और प्राथमिक प्रदूषण किसी से क्रिया किए बिना ही प्रदूषक के रूप में होते हैं। तो द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों को और अन्य वायु घटकों के मध्य भौतिक क्रियाओं का परिणाम होते हैं, जैसे स्मॉग हो गया, पैन हो गया
आदि। स्मोक जो है फॉग और स्मोक से मिलकर बनता है। फिर प्राथमिक प्रदूषक भी बताया ना कि जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय क्रियाकलापों द्वारा सीधे वायु में मिल जाते हैं, जैसे ईंधन जलाने से वायु, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO2, ये सब प्राथमिक उत्सर्जक होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, पारिस्थितिक तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन हो गए, प्रवाल भित्तियाँ हो गई, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, कौन मानव जनित जीवों का उदाहरण है? तो फसली भूमि। फसली भूमि जो है और प्राकृतिक मरुस्थलीय हो गया, टुंड्रा हो गया, घास स्थल, पर्णपाती, टैगा, जलतंत्र, ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तो ये सब जो है ये सब नेचुरल हैं और फसली भूमि जो है ये कृत्रिम रूप से बनाई गई है, मानव जनित। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो यहाँ पे आप लोग ऊँट को लगाएंगे, ऊँट को ढूंढेंगे, ऊँट अगर ऑप्शन में होगा तो लगा देंगे, पर यहाँ पे ध्यान रखना ये कंगारू हो जाएगा, कंगारू चूहा, इसका जो वैज्ञानिक नाम है साइंटिफिक तो डिपोडोमिस हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो है, भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ बनाया गया था, किस शहर? तो ये जामनगर के गुजरात में बनाया गया था, गुजरात के जामनगर में। फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो कि एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, 1971 बनाया स्थापित किया गया था ग्रीन पीस इंटरनेशनल। फिर मेथेन की बात करें, मेथेन उत्सर्जक क्षेत्र, ये देखो चौथी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। तो इसका जो सोर्स होता है वो धान का खेत हो गया, दीमक की बाम्बी, पशुओं की जुगाली, आर्द्र भूमि, कोयला खनन क्षेत्र आदि। मोस्टली सभी जगह पे निकलता है, दलदली क्षेत्रों से, जहाँ भी थोड़ी सी नमी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ से CH4 निकलता है। फिर हरित गृह प्रभाव की बात करें तो वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, ग्लोबल वार्मिंग, ये भी कितनी बार पूछा जा चुका, हमको लग रहा हर दूसरे साल पूछा जा रहा है। फिर पर्यावरणीय प्रदूषण की बात करें तो किससे होता है? नाभिकीय प्रदूषण से, कोयला ऊर्जा से, पेट्रोलियम ऊर्जा आदि से जो है होता है, जबकि सौर ऊर्जा पर्यावरण से नहीं होता, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि ये तो नेचुरल और एकदम क्लीन सोर्स है। फिर बात करते हैं, विश्व जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया था, 22 मई। इसकी थीम 2023 की थी, क्या थी? समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता पुनर्निर्माण। अभी ये एक बार आप लोग देख लेना 2024 की क्या थीम है, क्योंकि 2024 की थीम आ चुकी होगी अब तक, 22 मई तो निकल चुका है, तो देख लेना एक बार। फिर यूनाइटेड नेशन ने 2011 से 2020 के दशक को जो है जैव विविधता दशक तथा 2021 से 30 को सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया है। ये भी क्या है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं 2016 की, तो इसमें भी कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं देख सकते हैं यहाँ पे, 17 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इन्वायरमेंट से भी पूछे जाते हैं, जो कि आसान होते हैं, ज़्यादा कम पढ़ के अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं इसमें। फिर बात करते हैं, पहला क्वेश्चन कौन सा है? भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, इस 1936 में बनाया गया था, इसको हैले नेशनल पार्क भी कहते हैं। फिर बात करते हैं, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक कौन सा था? 2014 से 2024 के दशक को सतत ऊर्जा का दशक माना गया सबके लिए। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना जो कि 1984 में होती, 3 दिसंबर 1984, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होता है जी, और इस कंपनी की बात करें यूनियन कार्बाइड कारखाने की घटना है। इस पर एक वेब सीरीज भी बनी है, रेलवे मैन, RAIL, रेलवे मैन, ये देखने वाली है। इस घटना से संबंधित सारी डिटेल्स इसमें मिल जाती हैं अच्छे से। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की बात करते हैं, सोर्स की बात करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है थर्मल पावर स्टेशनों से होता है सबसे ज़्यादा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो रेफ्रिजरेटर, AC आदि। अगली की बात करें नाइट्रस ऑक्साइड, तो जलमग्न खेतों से। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है। बात करते हैं, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रो से कम। फिर छठा क्वेश्चन है, कथन और कारण का। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, जाहिर सी बात बढ़ेगा ही, भारत क्या पूरे विश्व में बढ़ रहा है। फिर मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे, बिल्कुल पड़ेंगे। सूखा, बाढ़ आएगी तो फसलें नष्ट होंगी, खेती की मिट्टी में बदलाव आएगा, पूरे जलवायु पैटर्न के साथ कृषि पैटर्न पर भी बदलाव आ जाएगा, तो खाद्य सुरक्षा तो फैलेगी ही। दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, सही भी हैं। अगला क्वेश्चन, जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले जनसंख्या होगी, जाहिर सी बात, जनसंख्या मिलेगी तब समुदाय बनेंगे, एक समुदायों के मिलने से पारिस्थितिक तंत्र बनेगा और इनसे एक भूदृश्य बनेगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 8 नंबर, इसमें दिवस पूछा गया था, संबंधित दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई तथा ओजोन दिवस
16 सितंबर। फिर अगली बात करते हैं 9 नंबर, वायु के प्राकृतिक संतुलन हेतु CO2 की सांद्रता कितनी है वर्तमान में? तो सबसे 0.03% है। सबसे ज़्यादा किसकी है? 71% जो कि नाइट्रोजन की, और फिर ऑक्सीजन की आती है जो कि 21% है। और इसके बाद आती है आर्गन की। बात करें तो जैव विविधता को अधिकतम संकट किस चीज़ से है? प्राकृतिक आवास का विनाश। ये भी कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो अत्यधिक वनोन्मूलन, तेज चालित स्वचालितों की जनसंख्या हो जाएगी, जीवाश्म ईंधन, ये सब जो है हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन जो है अधिनियमों से पूछा गया था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? 1972। वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये सारे रिपीटेड हैं, अभी एक बार पूछे भी जा चुके हैं पहले भी, और भी आगे भी पूछे जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जो है जैविक पदार्थ जैव भार अधिकतम होता है? तो जाहिर सी बात है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, तो उनका भार भी वहीं पाया जाएगा, जो कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री के आसपास के एरियाज में पाया जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं कितने 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है 2016 की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये सेम क्वेश्चन अभी ये और ये देख लीजिए, सेम ही क्वेश्चन है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन पर भारत की जो है प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब आई? 2008 में। और इसके कितने 8 उद्देश्य थे, मिशन। कौन कौन से मिशन थे? एक तो राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय सतत ऊर्जा, सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय सतत हरित मिशन, संवर्धित ऊर्जा मिशन, फिर राष्ट्रीय जल मिशन, फिर राष्ट्रीय हिमालयी पारतंत्र मिशन और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक मिशन। तो ये कितने? ये 8 मिशन थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 3 नंबर की। तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से जो है मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तीनों प्रकार का प्रदूषण होता है। फिर उर्वरक के ये देखो सेम क्वेश्चन हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन है जो है चौथा, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो है कहाँ से निर्मित होता है? धान के खेत। और प्राकृतिक की बात करें तो वन, घास मैदान, झील आदि। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जबकि तीसरी या चौथी बार पूछा गया है। फिर 5वें क्वेश्चन की बात करें तो खाद्य श्रृंखला में मानव जो है वो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं, जिनको क्या कहते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अगले क्वेश्चन, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण। ये 5वीं या 6ठी बार, कम से कम 6ठी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। प्राकृतिक आवास का विनाश, तो मुझे लगता है ये अब की बार भी आएगा। तो आवासीय प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और विदेशी बाजारियाँ, ये चारों तो ही हैं, और सबसे प्रायोरिटाइज यही है। फिर बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? ये भी रिपीटेड है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। यहाँ पे ये चीज़ दे लीजिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको N2O कहते हैं। जबकि ऑक्सीजन GHG नहीं है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बात करते हैं 2015 के क्वेश्चंस की, जो कि लास्ट ईयर है मेरे सीरीज के। तो पहला क्वेश्चन जो है भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करता है, पूछता है। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो इंडो बर्मा क्षेत्र हो जाएगा, दूसरा हिमालय क्षेत्र, फिर पश्चिमी घाट व श्रीलंका तथा सुंडालैंड, ये जो है भारतीय क्षेत्र से संबंधित है चारों। फिर अगला जो है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता में वृद्धि होती है, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, पारिस्थितिक तंत्र की आय और पोषक स्तरों के समन्वय से, जाहिर सी बात है। फिर अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यह जैविक अजैविक घटकों से युक्त होता है, बिल्कुल। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, बिल्कुल सही बात है। या एक खुला हुआ तंत्र है, ये चारों सही है इसके संबंधित। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है A.G. टाम्सले ने किया था, A.G. टाम्सले, जो कि 1935 था शायद। फिर चौथा क्वेश्चन है, मतलब लघु हिमकाल किसे माना जाता है? काल क्या है? तो 1650 से लेकर 1870 के मध्य जो काल है उसको लघु हिमकाल माना जाता है। माफ़ करना दोस्तों, थोड़ा सा पीछे से बैकग्राउंड आवाज़ ज़्यादा आ रही है। एक्चुअली रोड पे मेरा रूम है ना थोड़ा सा, तो बैकग्राउंड आवाज़ थोड़ी सी आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फिर यहाँ पे कुछ सम्मेलन पूछे गए हैं और उनका जो है डेट पूछा गया, कब सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो पहला विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो कि 1992, इसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं। फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन 5, इसको रियो प्लस 5 कहते हैं, रियो प्लस 5, जो कि 1997 में हुआ था। फिर कार्बन क्रेडिट कार्ड, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं,
1997 में ये भी हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में होता है, ओजोन संरक्षण से संबंधित है। फिर अगले की बात करते हैं, कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है, तो ये मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये डुगोंग संरक्षण के लिए फेमस है। और एक और जो है गहिरमाथा वन्यजीव अभयारण्य, जो उड़ीसा में है, तो ये ओलिवरिडिया कछुए की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। ये पूरा एक्सप्रेशन याद देख लेना एक बार अच्छे से। फिर अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, आई स्कोर। चूँकि आई सी जो है वो सबसे गहराई में और अभी तक कार्बन को लेकर अपने समायोजित रखे हुए है स्टोर रूम में, तो इससे हो जाएगा, क्योंकि CO2 और CH4 का मात्रा का आकलन किया जाता है इससे। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत कौन से हैं, पृथ्वी का अंडाकार कक्षीय मार्ग हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन तथा अक्ष पर झुकाव, और उपसौर और अपसौर की जो है स्थिति, ये। फिर अगला क्वेश्चन है, किसे मेगा डाइवर्स कहते हैं। मेगा डाइवर्स मतलब इस मेगा डाइवर्स देश जो होते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, भारत, चाइना, USA, मलेशिया, ब्राज़ील और पेरू। इसमें इंडिया भी है, ये ध्यान रखने वाली बात है। पूछ सकता है कि मेगा डाइवर्स में ऑप्शन दे के पूछ सकता है कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है फिर से। फिर अगला क्वेश्चन जो है, मृदा से संबंधित है, इडेफिक और स्थलाकृतियों का अध्ययन, टोपोग्राफी। यहाँ पे मतलब क्वेश्चन पूछा गया था उनसे संबंधित अध्ययन के बारे में पूछा गया था, तो मृदा का अध्ययन इडेफिक और स्थलाकृतियों का अध्ययन टोपोग्राफी। फिर ये क्वेश्चन रिपीटेड है, प्रवाल विरंजन का सर्वाधिक कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, जो कि 1 बार पूछे गए हैं, क्वेश्चन 11। तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं आप लोग कि एवरेज जो क्वेश्चन का है वो 15 है, 12 से 15 कह सकते हैं। तो इस इन्वायरमेंट को छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो एक सीरीज मैं अभी हाल ही में एक इन्वायरमेंट का जो शॉर्ट नोट्स बना के वीडियो डाल दूंगा, जिसमें पूरा इन्वायरमेंट कवर हो जाएगा। तो उसमें से आपके 10 से 12 क्वेश्चन 100% पक्के हो जाएंगे। और जो वीडियो डाली है उनको भी आप देख सकते हैं, एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम लोग पॉलिटी के PYQ जो हैं उन पे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में।